हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। आज मैं आपको वो जो दो क्वांटम नंबर्स हमारे रह गए थे प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो दो क्वांटम नंबर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर थे वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम, और उसके सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लगाया है? स्मॉल एल। इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये किसको एक्सप्लेन करेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। जैसे ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? नंबर ऑफ शेल को। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा था? नंबर ऑफ सब शेल्स को। ऐसे ही ये किसको एक्सप्लेन करेगा? ऑर्बिटल्स को। हमने पढ़ा था कि शेल में होते हैं सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम शेल से सबशेल और सबशेल से कहाँ पहुंच गए हैं? ऑर्बिटल में पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक बात और आ रही है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। तो ये ओरिएंटेशन क्या चीज है? एक्चुअली इसको आप इस तरीके से समझ पाओगे कि जो ओरिएंटेशन है उसका मतलब एक्सिस से है, कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है, वाई पर है, जेड पर है, बीच में है, कहाँ है? ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अगर हमारे पास में सपोज करो, देखो शेल से हमको क्या पता लगा था? सबशेल के बारे में पता लगा था। अब सबशेल से हमें किसके बारे में पता लगेगा? ऑर्बिटल। अगर हमारे पास में सबशेल एस है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, टी में 3, डी में 5, और एफ में कितने सबशेल्स होंगे? ऑर्बिटल्स होंगे 7। ये है सबशेल, ये है ऑर्बिटल। जैसे हमने एल की वैल्यूज लर्न करी थी किसमें? एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर एल की वैल्यू थी 0, 1, 2, 3। वैसे ही सबशेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? एस पी डी एफ। तो 0, 1, 2, 3 एस पी डी एफ हमने ये लर्न करा। अब हम ये लर्न कर रहे हैं, यहाँ हमने एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यूज क्या लर्न करी थी? 0, 1, 2, 3। यहाँ पर हम सबशेल हमारे एस पी डी एफ है तो उसमें ऑर्बिटल्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर है। अब S में एक ऑर्बिटल है तो मैं उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूंगी? अगर S में एक ऑर्बिटल है तो मैं यहाँ एक ऑर्बिटल बना दूंगी। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल को। तो S में कितने ऑर्बिटल हैं? 1। इसी तरीके से P में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। ये 3 ऑर्बिटल हो गए। तो मैंने आपको ये बताया है कि P में जो ये 3 ऑर्बिटल होंगे उनके नाम क्या होंगे? उसका नाम होगा Px, Py और Pz। इनके नाम होंगे Px, Py और Pz। कैसे होंगे? तो ये हम समझ लेते हैं। हमने इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर में ये पढ़ा था कि जो हमारा P ऑर्बिटल होता है वो कैसी शेप का था? डम्बेल शेप का था। डम्बेल शेप का था, ठीक है। लेकिन जो ये डम्बेल शेप का P ऑर्बिटल है ये कितने एक्सिस पर हो सकता है? 3 एक्सिस पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज करो मैंने ये 3 एक्सिस बना दी, ये x, ये y और ये क्या बना दी? z, और ये हमने बना दिया x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब मैंने ये क्या बना दिया? px। इसी तरीके से मैंने अगर ये बना दिया तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, यानी ये आपका क्या बन गया? bz। इसी तरीके से यदि मैंने ये इस तरीके से बना दिया तो ये आपका हो गया x, ये y और ये z, और ये हमारा हो गया pz। अब आप देखिए तीनों की शेप कैसी है? डम्बेल है। और हम कह रहे थे कि P सबशेल की शेप कैसी होगी? डम्बेल। इन तीनों की शेप कैसी है? डम्बेल है। लेकिन डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों के एक्सिस क्या है? अलग अलग, यानी इनका ओरिएंटेशन क्या है? अलग अलग। और जितने ओरिएंटेशन है, कितने ओरिएंटेशन है? 1, 2, 3। तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ही ऑर्बिटल्स होंगे। यानी नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो गया? ऑर्बिटल्स हो गया। अब आपने यहाँ पर एक चीज और देखी होगी कि ये तीनों ऑर्बिटल आपस में कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन तीनों की एनर्जी कैसी है? सेम है। जब इन्हीं ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो उनको हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए n और l दोनों की वैल्यू कैसी होती है? सेम। n और l की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया 2p, तो बताओ ये आपका क्या बनेगा? 2px, 2py, और ये आपका क्या बन जाएगा? 2pz। तो जो ये 2 हमने लिया, ये किसकी वैल्यू हो गई? n की वैल्यू हो गई। और l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है? 1 होती है। तो मैंने ये कितनी ले ली? 1 ले ली। तो इन px, py और pz तीनों की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इस तरीके से इन दोनों तीनों के लिए px, py, pz के लिए n की और l की वैल्यू तीनों की क्या है? सेम है। इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसी तरीके से d में होगा, तो d में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5, और उनकी सबकी एनर्जी कैसी होगी? इक्वल। और f में कितने होंगे? 7, और उन सबकी एनर्जी भी कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक है। अब इसमें हमने जैसे यहाँ पढ़ा था हमने कि हम L से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? L की। तो ऐसे ही हम L से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? M की वैल्यू निकाल सकते हैं। और M की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। हम उसमें 0 भी लेंगे साथ में। अब कैसे समझे? एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे। सपोज करो S की वैल्यू कितनी है कि S के लिए L की वैल्यू, S के लिए L की वैल्यू कितनी है? 0। तो बताओ M की वैल्यू क्या होगी? -0, 0 + 0 यानी क्या होगी? 0। अब सपोज करो मैंने P लिया, तो बताओ P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो जब P के लिए L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू क्या होगी? -L से लेकर +L यानी -1, 0 और +1। तो बताओ M की वैल्यू P के लिए कितनी आई? 3। तो इसीलिए इसमें ऑर्बिटल भी कितने थे? 3। और उन तीनों का नाम क्या था? px, py और pz। इस तरह से अब हमारे 3 क्वांटम नंबर हो गए, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए अब लास्ट पर आते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम किससे शो कर रहे हैं? स्मॉल m, और इसके सब स्क्रिप्ट में मैंने क्या लगा दिया? s। मैंने नहीं, ये इसका सिंबल है ms। ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है क्या एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस कैसे एक्सप्लेन करेगा, ये हम इस चैप्टर के लास्ट में बताऊंगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे तब। अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको छोड़ो। चलो बस हमने ये याद कर लिया कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। एक और बात जो बताता है, अब हमने देखा, देखो हम शेल से कहाँ चले गए? सब शेल में। सब शेल से कहाँ चले गए? ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब ये किसने कही थी बात? पाउली ने बताई थी, वो हम आगे बात करेंगे। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन के, जो कि दोनों पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव होंगे, तो रिपल्शन हो जाएगा। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्या होगा? ऑपोजिट होगा। अगर एक क्लॉकवाइज में घूमेगा तो दूसरा किस में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे तो स्पिन करती है, और सन के अराउंड क्या करती है? वो रिवॉल्व करती है। इन द सेम, ठीक इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ भी चक्कर लगाता है, और अपनी एक्सिस के ऊपर भी चक्कर लगाता है। तो वो क्लॉकवाइज में भी लगा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में भी लगा सकता है। जिस तरह से जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं, उनको एक रूम शेयर करना होता है 2 बच्चों को, और उन दोनों बच्चों की लड़ाई हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि बेटा आप इधर मुंह करके सो जाओ, आप उधर मुंह करके सो जाओ। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी p सब शेल के अंदर हमने जैसे 3 ऑर्बिटल है, तो तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2-2, जिसमें से एक की स्पिन कैसी होगी? क्लॉकवाइज, और एक की स्पिन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज वाले हैं उनको हम ऊपर एरो करके दिखाएंगे इस तरीके से, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम नीचे एरो करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इस तरीके से दिखाएं और इसको हम इस तरीके से दिखाएं। तो इसमें से एक हो गया हमारा क्लॉकवाइज और एक हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब
जिस तरीके से हमने यहाँ पर n की वैल्यू निकाली, यहाँ l की वैल्यू निकाली, यहाँ हमने m की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर हम ms की वैल्यू निकालेंगे और ये बहुत आसान है हमारे लिए। इसमें बस दो ही वैल्यू है, एक है प्लस हाफ और एक है माइनस हाफ। जो प्लस हाफ वैल्यू है वो है हमारी क्लॉकवाइज के लिए, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ। तो इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ सिर्फ। ठीक है, तो मैंने आपको अब चारों क्वांटम नंबर करा दिए हैं और चारों क्वांटम नंबर डिटेल में और अच्छे से आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये चारों क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप ये न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल तो क्या, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 2-3 सैंपल करवा देती हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको अपने आप कर सकोगे। तो मैं आपको टाइप्स करवा देती हूँ। जैसे सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, अगर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो l की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू दी हुई और l की पूछी हुई, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। n = 0 to n - 1। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और n - 1 हो गया तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1 और 2। ठीक है, तो अगर n = 3 है तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2। कौन से फॉर्मूले से होगी कि l की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होती है, n - 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया 3D। ठीक है, और इसके लिए चारों क्वांटम नंबर पूछ लिए, n, l, m और s। इन सब की वैल्यू पूछ ली हमसे। ठीक है, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। देखो आगे जो भी नंबर देते हैं सब शेल के, वो वैल्यू किसकी होती है, n की, जो हमें बताता है शेल का नंबर। तो बताइए यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 3 होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट l। l की वैल्यू के लिए तो हमने एक ही फॉर्मूला कर रखा है, 0 to n - 1। हम तो फटाफट इसका आंसर क्या लिख देंगे, 0, 1 एंड 2। और ये हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत ये, क्योंकि भाई यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सबशेल नहीं पता था। यहाँ पर हमें सबशेल क्या दिया हुआ है, d। और हमें पता है कि हर सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, फिक्स। तो d के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो बताइए यहाँ पर हमारे लिए इसकी वैल्यू ना 0 होगी ना 1 होगी, और इसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा m। तो m को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, -l से लेकर के +l तक। तो बताइए l की वैल्यू क्या आई हमारी, 2। तो बताओ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब याद करिए आप, मैंने कहा था कि m की जितनी वैल्यू होगी ना उसके ओरिएंटेशन भी उतने ही होंगे, और जितने ओरिएंटेशन होंगे उसकी उतनी ही क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स। यानी कि d में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। तो d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 10। आपको याद हो मैंने भी आपको बताया था कि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। और अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ रही है सारी चीजें और जो पढ़कर उसको आप कनेक्ट भी कर रहे हो क्वेश्चंस के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके अंदर हम, कि अगर हमको, मैं वही n की 3 के पीछे ही पढ़ गई हूँ, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और हमें ms की वैल्यू कितनी देती है, -12 देती है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है n स्क्वायर, तो हमने फटाफट इसको का स्क्वायर करके कितने निकाल दिए 18 और ये गलत। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने हमें ms की भी वैल्यू दे रखी है और हमें पता है कि इन 18 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे और 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और अगर वो 9 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं और 9, तो यहाँ पर हमें पता है कि क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी +12 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी -12। तो इसका मतलब जो हमारा ms है उसके लिए इसकी वैल्यू होगी -12, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 9। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 18 की जगह पर क्या होंगे 9 होंगे, क्योंकि इन्होंने हमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी दे रखी है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपके सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे। अगर आपको n = 3 दे दिया, l = 3 दे दिया, m = 3 दे दिया और आपको ml एंड ms = आपको कितना दे दिया -12 दे दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो आपसे ये पूछेंगे कि क्या सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू ठीक है या कुछ गलत है। तो इसके अंदर हम देखिए n की वैल्यू तो हमको जो बोलेंगे ठीक है भाई, बस 0 नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी, और जो भी दे वो ठीक ही है। l की वैल्यू के लिए हम इस फॉर्मूले के पास गए तो हमने कहा कि अरे भाई l की वैल्यू n3 है तो l की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए थी 0 1 2 होनी थी, ये तो 3 है गलत। और वैसे भी अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगाएं तो 0 to n - 1 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो इसकी वैल्यू कम ही होगी ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कम होगी, यानी कि l कैन नेवर बी इक्वल टू n, l इज ऑलवेज लेस देन n। काट बांध लो इस बात की। उसके बाद में ml की वैल्यू 3 दे रहे हैं, तो भाई हमने कहा कि ml की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है -l से लेकर के +l तक, यानी कि l = हमारा 3 नहीं हो सकता। तो भाई ml भी 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ml की वैल्यू जो है वो -l से लेकर कहाँ है +l, तो यहाँ l की वैल्यू जब 3 नहीं हो सकती तो ml की वैल्यू भी 3 नहीं हो सकती। मीन्स ml इज ऑल्सो कैन नेवर बी इक्वल टू n, ml की वैल्यू भी कभी n के इक्वल नहीं हो सकती। ml की वैल्यू भी ऑलवेज लेस देन क्या होगी n। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू -12 दे रखी, ठीक है भाई, दो ही वैल्यू हो सकती है -12 और +12, उसमें से -12 दे दी, ठीक है, यानी इसके दो क्वांटम नंबर गलत हो गए, एक तो l और एक ml का, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वांटम नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने टाइप्स कर दिए हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरे को लगता है आपने को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो खरे आज का फिर सेशन खत्म ये, तो ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।